Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Generally, there is a confusion in different terms when we talk about the soil fertility or plant nutrition. We use the term element, mineral, nutrient, atom, molecule, essential nutrient. There are several terms and these terms are different from each other, but there is a confusion. तो क्या ये terms हैं, इनका क्या मतलब है? मैं इसको आज यहाँ इस लेक्चर में जल्दी से बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि एक मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स का जो प्ले लिस्ट है आप उसमें देखेंगे तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे बेनिफिशियल न्यूट्रेंट पे, एसेंशियल न्यूट्रेंट पे। लेकिन यहाँ मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस एक्चुअली इन दिस टर्म्स, बिकॉज वी यूज़ द डिफरेंट टर्म्स। अगर ये सब चीज़ एक होती तो हम एक ही टर्म यूज़ करते, बिकॉज दीज टर्म्स आर डिफरेंट एंड इंडिकेट द डिफरेंट थिंग्स, दैट्स वाई वी यूज़ द डिफरेंट टर्म्स। क्योंकि अलग अलग चीज़ों को बताती हैं इसलिए हम अलग अलग टर्म को यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम सबसे पहले बात करें, द वेरी कॉमन इज द एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? एंड बहुत हम कॉमन यूज करते हैं एलिमेंट इन हिंदी, इट इज नोन एज तत्व, जिसे हम तत्व कहते हैं, दैट इज एलिमेंट। एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म एंड मेड अप ऑफ सेम एटम्स ऑफ एटॉमिक नंबर। उन एटम्स के साथ बनी जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एंड इट कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर एनी अदर कंपाउंड। इसको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, किसी और सिंपल में नहीं कर सकते, हम तोड़ नहीं सकते इसको, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो जो एलिमेंट हैं जो हम इंडिकेट करते हैं सिंबल, फॉर एग्जांपल कार्बन सी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर द एलिमेंट। नाइट्रोजन इज एलिमेंट, फास्फोरस पी इज एलिमेंट। तो अब पी एलिमेंट है तो इसके अंदर कुछ और नहीं होगा, केवल पी के ही एटम्स होंगे। कार्बन है तो उसके अंदर कार्बन के ही एटम्स होंगे। सो दिस इज द एलिमेंट, सो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ सेम एटम ऑफ एटॉमिक नंबर। तो अब एटम मैंने अगर वर्ड नाम लिया तो व्हाट इज एटम? सेम एटम जिसमें होंगे प्योर होगा वही एलिमेंट होगा, सेम एटम वाले। कार्बन कार्बन है तो कार्बन का एलिमेंट है वो। तो एटम क्या? एटम आप सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता दूं। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये स्मॉलेस्ट यूनिट तो है लेकिन नेचर में इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। इट इज हाईली रिएक्टिव and make the combination and then it make molecule। तो एटम जो है इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है, रिएक्शन होते हैं और वो दो से ज़्यादा एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। एंड एटम इज कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस विच कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इन आउटर ऑर्बिट देयर आर इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम है। तो एटम में क्या रहता है? एक न्यूक्लियस रहता है जिसके अंदर प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल होते हैं, और इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकंड में 8 या 8 से कम हो सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट रहते हैं। एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड इन आउटर शेल देयर इज नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटम होता है उसमें प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों का चार्ज चूंकि सेम होता है, दैट्स वाई दिस एटम इज न्यूट्रल। तो जो हम कार्बन का एटम ले सकते हैं, हाइड्रोजन का एटम ले सकते हैं। एंड व्हेन देयर आर 2 और मोर देन 2 एटम देन मेक द मॉलिक्यूल। अब मैंने जैसे कि वाटर इज ए मॉलिक्यूल एंड इट इज ए कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। अब जब ये मॉलिक्यूल बनेगा तो 2 एटम किसके आ रहे हैं? हाइड्रोजन के आ रहे हैं, और 1 एटम ऑक्सीजन का आ रहा है तो H2O बन रहा है। इसी तरह से CO2 बनेगी। CO2 में क्या होगा? 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। एंड मॉलिक्यूल इज आल्सो न्यूट्रल, सो बोथ आर न्यूट्रल। एंड मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये एग्जिस्ट करता है नेचर में, इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन एटम नहीं करता है। तो दोनों ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट इट कैन नॉट, अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है ये, क्योंकि हाईली रिएक्टिव रिएक्शन कर लेगा। मॉलिक्यूल रहेंगे, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं, CO2 का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वो 2 एटम मिले हुए हैं। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो रह सकती है स्वतंत्र रूप से, वो मॉलिक्यूल है, और दो से ज़्यादा एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। एंड दे आर इलेक्ट्रिक चार्ज इज न्यूट्रल, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अब रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो देखिए न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या बहुत टाइटली बाउंड रहता है, बहुत एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं एंड रिएक्शन टेक प्लेस बाय इलेक्ट्रॉन। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑल द रिएक्शन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं,
कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। अगर रिएक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या लॉस होगा। तो उसी से जो है आयन बनते हैं। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर देन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, क्योंकि मान लीजिए इसमें 4 प्रोटॉन इधर हैं, 4 इधर हैं, इलेक्ट्रॉन इधर है, न्यूट्रल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, लॉस हो गया, तो क्या है? 4 पॉजिटिव रहेगा, 3 नेगेटिव, तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट मेक कैटायन। एंड सपोज देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत बेसिक चीज है, आप जानते होंगे इसको, जो बच्चे नहीं जानते हो समझ लें इसको। अगर मान लीजिए 4 हैं तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब 4 प्लस है, 5 नेगेटिव हो जाएंगे तो माइनस हो गया। तो मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो जो मॉलिक्यूल है वो आयन बन जाएगा, एंड इट इज नोन एज, it is negatively charged, it is anion. So cation and anion exist from atom or molecule either by loss of electron or gain of electron. जैसे कि हम नाइट्रेट कहें, नाइट्रेट NO3, अगर हम बात करें NO3 माइनस, इट इज ए नेगेटिव आयन, while ammonium NH4 plus is this is cation and this is anion, negatively charged is anion, it is cation, and ammonia is neutral and it is a molecule. हालांकि इसकी स्टेट गैस है लेकिन ये मॉलिक्यूल है, ये आयन है, नाइट्रेट आयन है। इसको कभी नाइट्रेट हम मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं, नाइट्रेट एटम नहीं बोलते हैं, बिकॉज इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज द अमोनियम आयन। कभी भी हम अमोनियम मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे इसको, हालांकि इसको अमोनिया बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आयन कब बनेगा? जब उसमें या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए या गेन हो जाए। सो अब आप ध्यान रखें, नाइट्रेट को आयन बोलना है, अमोनियम को आयन बोलना है, अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, क्योंकि उसमें या तो लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। तो और ये जो न्यूट्रल होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं, उसको एज सच बोला जाता है, उसमें कोई आयन हम नहीं लगाते, अमोनिया, H2O, CO2, O2, N2। नाउ न्यूट्रिएंट, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो दोज एलिमेंट जो अब एलिमेंट से क्या बन रहे हैं? एटम बन रहे हैं, मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और उन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो क्या बने? आयंस बने। तो जब वो आयंस जो होते हैं इनऑर्गेनिक आयंस, अब आयंस भी 2 तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। लेकिन जो इनऑर्गेनिक आयन है, जैसे नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, इनऑर्गेनिक आयन, स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक आयंस। ऑर्गेनिक आयन हमारे हो सकते हैं मेलेट है, ऑक्जेलेट है। इनऑर्गेनिक आयंस जैसे अमोनियम है इनऑर्गेनिक आयन, नाइट्रेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, प्राइमरी आर्थोफॉस्फेट, सेकेंडरी फॉस्फेट, कोई भी हो, कैल्शियम है, मैग्नीशियम आयन है, डाइवेलेंट है, जिंक है, कॉपर है, कोई भी आयन है। इनऑर्गेनिक आयंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट आर नोन एज न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट्स आर इनऑर्गेनिक आयंस। सो इसमें 2 टर्म्स हैं, इसको ध्यान कर लीजिए। न्यूट्रिएंट में 2 टर्म्स, फर्स्ट है इनऑर्गेनिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, दूसरा वो आयन होना चाहिए। The plant absorb the nutrient, this element in the form of iron. तो inorganic ion which are required for growth and development are known as nutrient. तो उसको हम nutrient बोलेंगे। अब नाइट्रोजन, अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन तो एलिमेंट है, अगर मैं कहूँ N is element, N2 is a molecule, and ammonium is a nutrient and it is also ion. तो इन तीनों में डिफरेंस है। ये this N is element, N2 is molecule and ammonium is आयन। तो ये जो है ये न्यूट्रिएंट, इन तीनों में ये न्यूट्रिएंट कहलाएगा अमोनियम, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। N2 और N नहीं है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है, इसको यूज करता है, तो ये न्यूट्रिएंट कहलाएगा जो इन्वॉल्व है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। N2 इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, N इज नॉट इन्वॉल्व। अमोनियम इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो प्रोटीन बनाएगी। नाइट्रेट, सिमिलरली नाइट्रेट आयन, इट इज आयन एंड इट इज अ न्यूट्रिएंट। तो अब हम N2 को न्यूट्रिएंट नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? N2 इज नॉट न्यूट्रिएंट, नाइट्रेट एंड अमोनियम आर द न्यूट्रिएंट, बिकॉज दीज आर द आयन विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट एंड रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और पार्टिसिपेट और टेक पार्ट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाई N2 इज नॉट न्यूट्रिएंट, अमोनियम एंड नाइट्रेट आयंस आर न्यूट्रिएंट। देन मिनरल, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है न्यूट्रिएंट और मिनरल में, कि व्हाट इज द डिफरेंस। हम कंफ्यूज रहते हैं कि मिनरल क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है। जो भी न्यूट्रिएंट जो हमको मिल रहा है सॉइल से, रॉक से, एलिमेंट कह लीजिए या न्यूट्रिएंट कह लीजिए, दैट इज मिनरल। सो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल और रॉक। तो एलिमेंट और न्यूट्रिएंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल और रॉक इज नोन एज मिनरल। कैल्शियम इज मिनरल, मैग्नीशियम इज मिनरल, फास्फोरस इज मिनरल। तो जो भी हमें सॉइल और रॉक से मिल रहा है दैट इज मिनरल। तो सोर्स ऑफ मिनरल इज सॉइल, बट
कार्बन सोर्स इज CO2। अगर हम कार्बन को देखें, इन केस ऑफ प्लांट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बन? कार्बन का सोर्स क्या है? CO2 है। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होती है। कार्बन सोर्स इज CO2, कार्बन सोर्स इज CO2, एंड ऑक्सीजन सोर्स एंड वाटर सोर्स, ऑक्सीजन सोर्स इज एयर, एंड हाइड्रोजन सोर्स is water. So soil is not required for the absorption of carbon, oxygen, hydrogen. So that's why these are not mineral. CH and O are not mineral. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिनरल नहीं है। इस बात को ध्यान कर लीजिए, क्योंकि या तो ये एयर से मिलते हैं, एयर है, या वाटर इसका सोर्स है। सॉइल के डिकम्पोजिशन से, सॉइल की वेदरिंग जो होती है उससे नहीं मिलते हैं, और मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है उससे नहीं मिलते हैं। इनका सोर्स क्या है? एटमॉस्फेयर है, एयर है। तो मिनरल्स आर दोज न्यूट्रिएंट विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल, क्योंकि सॉइल किससे बनी है? रॉक से बनी है। और वो एलिमेंट जो मिनरल है वो मिनरल एलिमेंट कहलाते हैं। तो बोथ आर सिनोनिमस। मिनरल और मिनरल एलिमेंट, चूंकि एलिमेंट की बात हो रही है, सो बोथ आर सिनोनिमस। हम चाहे मिनरल कहें चाहे मिनरल एलिमेंट कहें, बोथ आर सिमिलर। एंड ऑल द मिनरल्स आर नॉट द न्यूट्रिएंट। जो मिनरल हमें मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें यूरेनियम इज ए मिनरल, लेकिन प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है मेटाबॉलिज्म में, तो हम उसको न्यूट्रिएंट नहीं कहेंगे। तो ओनली मिनरल which take part in growth and development metabolism are known as mineral nutrient. तो सारे के सारे मिनरल्स ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं, इस कारण से सभी मिनरल्स को न्यूट्रिएंट नहीं कहते हैं। वही न्यूट्रिएंट, ओनली दोज मिनरल्स which act as a nutrient are known as mineral nutrient. The soil is source of mineral, and out of these minerals only few are required by the plant or take part in growth and development, and such mineral are known as mineral nutrient. अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट क्या है जो ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। अगर वो न्यूट्रिएंट मिनरल से मिल रहा है तो उसको मिनरल न्यूट्रिएंट कहेंगे। तो ये एक अंतर है न्यूट्रिएंट में और मिनरल न्यूट्रिएंट में। और मिनरल क्या है? जो सॉइल से मिले वो मिनरल है। तो क्या अब हम कार्बन को क्या कहेंगे? व्हाट इज कार्बन? इट इज अ न्यूट्रिएंट, इट इज अ मिनरल और मिनरल न्यूट्रिएंट? सोर्स ऑफ कार्बन इज नॉट सॉइल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मिनरल। सिंस इट इज नॉट मिनरल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मिनरल न्यूट्रिएंट, इट इज ओनली न्यूट्रिएंट। तो कार्बन इज न्यूट्रिएंट, हाइड्रोजन इज न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन इज न्यूट्रिएंट। एंड जो अब सारे के जो बहुत न्यूट्रिएंट हैं जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, एंड बट 17 nutrients are essential. Without these, plant cannot complete its life cycle. And there are three criteria of essentiality. And those nutrients which fulfill this criteria are known as essential nutrient. अब देखिए क्या है, हमने देखा मिनरल, देखा मिनरल्स में भी some are required for growth. These are the mineral nutrient. अब उसमें भी कुछ ऐसे हैं जिनके बिना प्लांट लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ही नहीं सकता है. These are known as essential nutrient. So essential nutrient fulfill the criteria of essentiality. अब आप जानते होंगे what is the criteria of essentiality proposed by Arnon and Stout, and there are three criteria. Number one criteria, plant cannot complete its life cycle without a nutrient. Number two, its nutrient role cannot be replaced by other nutrient. It means role is very specific. And third one is nutrient is directly involved in the metabolism. So there are three criteria. If the nutrient fulfill this criteria, then it is known as essential nutrient, and only 17 nutrients fulfill this criteria. So only 17 nutrients are essential. तो आपको समझ में आया, पहला क्या है, मिनरल्स हैं जो सॉइल से मिले, यूरेनियम भी है, थोरियम भी, ये भी मिनरल है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट ये पार्टिसिपेट नहीं करते ग्रोथ में। तो ओनली जो ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेंगे, विट ओनली टेक पार्टिसिपेट इन ग्रोथ, दिस आर दी मिनरल न्यूट्रिएंट। अब इसमें भी कुछ ऐसे होंगे विदाउट, अगर हम हटा भी दें तो भी ग्रोथ हो जाएगी, हालांकि ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, हटा दें, अगर नहीं भी हो तो भी ग्रोथ होगी। कुछ ऐसे होंगे कि जिनके बिना ग्रोथ हो नहीं सकती, ग्रोथ इज इम्पॉसिबल and fulfill the criteria, means they are essential, then these are known as essential nutrient. तो इसका मतलब कि essential nutrient क्या है, मिनरल्स हैं, और 17 न्यूट्रिएंट्स इसको फुलफिल करते हैं। CHO, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, Fe, Cu, Mn, जोडेन, मोलिब्डेनम, बोरोन, निकिल, ये 17 न्यूट्रिएंट्स हैं। जो अब अगर क्वेश्चन इज व्हाट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट, तो essential nutrients are those nutrients which fulfill the three criteria of essentiality, are known as essential nutrient, and these number of essential nutrients are 17. मैं इनको लिख देता हूं, CHO,
ये देखिए ये न्यूट्रेंट है, ये मिनरल न्यूट्रेंट नहीं है, इसलिए हम इस क्राइटेरिया हम इसको इसेंशियल मिनरल न्यूट्रेंट नहीं कह रहे हैं, हम इनको इसेंशियल न्यूट्रेंट कह रहे हैं। अगर हम इसेंशियल मिनरल न्यूट्रेंट कहेंगे देन वी विल नॉट कंसीडर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वी आर सेइंग इसेंशियल न्यूट्रेंट, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, देन क्लोरीन, Fe, Mn, Cu, Zn, बोरोन, निकिल एंड मोलिब्डेनम। तो ये 17 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये इसेंशियल न्यूट्रेंट एंड विदाउट दिस प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। मान लीजिए कि सेलेनियम नहीं है या सिलिकॉन नहीं है तो प्लांट लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगर सल्फर नहीं है तो प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। लाइफ साइकिल मींस सीड प्रोडक्शन, जब तक सीड प्रोडक्शन नहीं होता तब तक हमको कंप्लीट लाइफ साइकिल नहीं मानेंगे। देन बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट विच गिव बेनिफिट और विच आर बेनिफिशियल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही ये बेनिफिट देते हैं एंड नॉट रिक्वायर्ड बाय ऑल द प्लांट्स, दे आर रिक्वायर्ड बाय द स्पेसिफिक प्लांट्स and they are helpful and they increase the growth, and such nutrients are known as beneficial nutrient. For example, if there is salinity, so sodium is very helpful for salinity. For the rice plant, silicon is helpful. So such nutrients are beneficial under specific condition if these nutrients are not provided. Suppose मान लीजिए हम ये nutrient नहीं दे रहे, केवल 17 दे रहे हैं, हमने केवल 17 nutrient दिए, we are providing only 17 essential nutrient, plant will complete its life cycle. ठीक है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, सीड प्रोडक्शन हो जाएगा, वी कैन गेट द यील्ड। बट इफ वी आर प्रोवाइडिंग द बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट देन द यील्ड लेवल विल इंक्रीज। सो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट इंक्रीज द यील्ड लेवल मींस वी कैन गेट द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ द क्रॉप। तो अगर बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो वी कैन नॉट गेट द जेनेटिक पोटेंशियल। इफ वी वांट टू हार्नेस एक्सप्लॉइट द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ द क्रॉप, दैट्स व्हाई वी शुड अप्लाई द बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। तो आपको समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए सोडियम हेल्प कर रहा है हेलोफाइट्स को साइन कंडीशन और हम सोडियम को निकाल दें तो प्लांट की लाइफ साइकिल तो कंप्लीट होगी, लेकिन उसको वो यील्ड लेवल अटेंड नहीं होगा। अगर हम सोडियम को सप्लीमेंट कर रहे हैं तो यील्ड लेवल बढ़ जाएगा। सिमिलरली सिलिकॉन है, सिलिकॉन को अगर राइस में बहुत कम है, डेफिशिएंसी है, तो बहुत एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी, यील्ड तो आएगी, ग्रेन यील्ड होगी, लाइफ साइकिल पूरी होगी, लेकिन उतनी अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी। सो दैट्स वाई द ओमिशन मीन्स एक्सक्लूजन ऑफ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट रिड्यूसेस द यील्ड। If we want to harness the maximum yield, then we should supply beneficial nutrient. That's why these beneficial nutrient is known as potential micronutrient, क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल है और स्मॉल अमाउंट में चाहिए, दैट्स वाई नोन एज पोटेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। या बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो पोटेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, जितने भी जो भी प्लांट उसका ऑब्जर्व कर रहा है कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करते हैं, बट दे आर बेनिफिशियल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन एंड फॉर द स्पेसिफिक क्रॉप, नॉट फॉर ऑल द कंडीशन, नॉट फॉर ऑल द क्रॉप। अगर सभी कंडीशन में सभी क्रॉप के लिए हो गए ये तो फिर ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट हो जाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक कंडीशन में चाहिए, स्पेसिफिक क्रॉप के लिए चाहिए, दैट्स वाई बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। देन फंक्शनल न्यूट्रिएंट, फंक्शनल न्यूट्रिएंट आर दोज न्यूट्रिएंट व्हिच हैव फंक्शन, दे पार्टिसिपेट, फंक्शन मींस पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आर नोन एज फंक्शनल न्यूट्रिएंट। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है देन इट इज नोन एज फंक्शनल न्यूट्रिएंट। So it is involved directly or indirectly in the metabolism, then it is known as functional nutrient. And directly, all the essential nutrients are directly involved because it is the third criteria of essentiality that nutrient is directly involved. First criteria is plant cannot complete its cycle. Second criteria is the nutrient cannot be replaced by another nutrient. Third one is it is directly involved. So all the essential nutrients are डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो 17 ये है। एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व आर 4 हैं ये, कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम एंड सिलिकॉन, दीज आर 4। सो दीज आर essential functional nutrients are 17 plus 4, that is 21. So these are 21 nutrient. तो functional nutrients have direct function directly or indirectly इन मेटाबॉलिज्म। अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट कैटेगरी में आएगा, अगर इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व है देन इट इज फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। और इनडायरेक्टली कौन कौन से हैं? 4 हैं। और बेनिफिट कर रहा है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, सैलिनिटी में, एसिडिटी में, या हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में प्लांट को बेनिफिट दे रहा है, देन इट इज बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। बहुत सारे एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन हेल्पफुल होता है, सेलेनियम का एप्लीकेशन हेल्पफुल है, तो ये क्या है? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है। इसेंशियल, प्लांट कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल, डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड कैन नॉट बी रिप्लेस। सो दीज आर दी इसेंशियल, बेनिफिशियल एंड फंक्शनल
न्यूट्रिएंट। तो ये मैंने आपको बताया, जो आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टार्ट विद द एलिमेंट, बी क्लियर अबाउट द एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन एंड इनऑर्गेनिक आयंस। ऑर्गेनिक आयंस न्यूट्रिएंट नहीं है, ऑक्सलेट मेलेट्स नहीं है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक बने हैं पहले ग्रोथ हुई है उसके बाद ये बने हैं। तो प्लांट ने किसको ऑब्जर्व किया है? नाइट्रेट को किया है, अमोनियम को किया है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। इट इज एब्जॉर्ब द सी इन द फॉर्म ऑफ CO2, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, दूसरे कंपाउंड्स बने, फॉस्फोरोग्लिसल्डिहाइड बने, ऑक्सलेट बने, मेलेट बने, वो ऑर्गेनिक हैं। लेकिन वो हम उसको न्यूट्रेंट, वी डू नॉट कंसिडर न्यूट्रेंट बिकॉज दे आर द आउटपुट, दे आर द रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ। तो जो ग्रोथ के लिए चाहिए, जो सेल डिवीजन के लिए चाहिए, वो क्या है? इनऑर्गेनिक आयन। ग्रोथ स्टार्ट विद द सेल डिवीजन एंड सेल elongation. So at cellular level, growth is cell division and cell elongation, and for cell division these nutrients are required, and after the growth or during the growth organic ions are formed. So that's why we consider inorganic ions as a nutrient. So this is about the different terms. Thank you very much.